बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हम स्टडी कर रहे हैं एथिकल इश्यूज इन रिसर्च। इसमें से हम आज स्टडी करेंगे पार्ट 3 द रिस्क बेनिफिट रेशो। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। हम इसका थर्ड एपिसोड स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि कौन से रिस्क और बेनिफिट्स इन्वॉल्व हैं रिसर्च में। रिस्क बेनिफिट रेशो में हम देखते हैं डिफाइनिंग रिस्क और बेनिफिट रेशो। रिस्क बेनिफिट को आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को ऐसे अंडरस्टैंड करें कि हम जब भी कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं उसमें फ़ायदे कितने हैं तो वो बेनिफिट्स हैं, और उसमें उसके पॉसिबली नुकसान कितने हो सकते हैं तो हम उसके कहते हैं रिस्क है। तो उसके प्लस और माइनस को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं ये रिस्क बेनिफिट रेशो है। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट वन है डिफाइनिंग रिस्क benefit ratio. A subjective evaluation of the risks and benefits of a research project is used to determine whether the research should be conducted. There are no mathematical answers to the risk-benefit ratio. Instead, members of an IRB rely on a subjective evaluation of the risk and benefits both to individual participants and to society, and ask, are the benefits greater than the risk? इसमें आप देख सकते हैं कि जो रिस्क बेनिफिट रेशियो जब हम इसको स्टडी करते हैं कि एक रिसर्च का फ़ायदा क्या होगा और उसमें पॉसिबिलिटी क्या है, उससे हमारे लिए कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, कौन कौन से रिस्क उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उसकी एक सब्जेक्टिव वैल्यूएशन होती है। इवन जब वो आप IRB को अपना प्रोजेक्ट देते हैं, अपने रिसर्च का प्रोजेक्ट या रिसर्च प्रपोजल, उसको इवेल्युएट करने के लिए उनके पास भी कोई मैथमेटिकली ड्रिवन फार्मूला नहीं है जिसकी बेसिस पे वो डिसाइड कर लें। ये रिसर्च टू रिसर्च डिफरेंट होता है, हर रिसर्च के डिफरेंट रिस्क होते हैं, डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं। तो जो IRB के एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसकी वैल्यूएशन करते हैं और वो बताते हैं कि ये रिसर्च जो है इसको कंडक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उसका एक सिंपल मेथड तो ये है कि वो देखते हैं when the risk outweigh the potential benefits, then IRB does not approve the research. When the benefits outweigh the risk, the IRB approves the research. एक इसमें जो एक इन नटशेल एक जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि अगर किसी रिसर्च के फायदे कम हैं, उसका फायदा कम है लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा है, यानी सोसाइटी के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए, सब्जेक्ट के लिए, तो रिसर्च जो IRB है उसको रिकमेंड नहीं करता। जो आपका इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड होगा वो उसको अप्रूव नहीं करेगा, उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगा या मेजर रिवीजन सजेस्ट करेगा। लेकिन अगर वो देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और इसमें रिस्क कम इन्वॉल्व है, फिर वो इसको इवेलुएट करते हैं और उसके बाद उस पर अगर वो कुछ चीज़ें मैनेज कर सकते हैं तो वो सजेशन देते हैं। और जब हम बात करते हैं रिसर्च की तो उसमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें जो हमारे इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स हैं उनके रेफरेंस से और ओवरऑल सोसाइटी के रेफरेंस से हम इन दोनों मेरिट्स पे, यानी जो हम इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स जिनसे डाटा कलेक्ट करेंगे, जो रिसर्च हमारी में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए कौन से रिस्क हैं या बेनिफिट्स हैं, और अगर जब हम ये रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो ओवरऑल सोसाइटी के लिए या वो इंडिविजुअल जिस सोसाइटी के ग्रुप को या सब ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए क्या थ्रेट्स होंगे, ये हम पहले से आइडेंटिफाई, या बेनिफिट्स क्या होंगे। आप एक रिसर्च करते हैं किसी भी एक ग्रुप पे या कहीं से भी आप डाटा लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स पे रिसर्च करते हैं, तो आप देखें कि उससे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा, और अगर आपको लगता है कि उसका फ़ायदा नहीं है तो फिर उस रिसर्च को कंडक्ट करने का भी बेनिफिट नहीं है। वो तो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज है कि आप अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं, दूसरों का भी। तो जो IRB इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड वो सबसे पहले तो ये देखता है कि आपके रिसर्च का फ़ायदा ज़्यादा है या उसका नुकसान ज़्यादा है। तो अगर आपकी रिसर्च में फ़ायदा ज़्यादा है यानी बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, रिस्क कम है, देन वो उसको इवेल्युएट करते हैं कि उसमें और इम्प्रूवमेंट्स क्या हो सकती हैं। लेकिन अगर उसमें उसका बेनिफिट ज़्यादा ना हो रिस्क से,
एज कम्पेयर टू रिस्क, तो फिर उसको वो रिकमेंड ही नहीं करते। डिटर्मिनिंग रिस्क, हम किसको रिस्क कहते हैं? हमें बेनिफिट्स का तो पता है, हमें रिस्क किसको कहते हैं? जब हम रिस्क की बात करते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च में इन जनरल और साइकोलॉजिकल रिसर्च में इन पर्टिकुलर, तो रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ फिजिकल इंजरी, रिस्क ऑफ सोशल इंजरी एंड मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस। अगर किसी रिसर्च की वजह से कोई फिजिकल इंजरी काज हो रही है, ऐसी आप रिसर्च करते हैं, उसमें इस तरह के प्रोसीजर्स एक्सपेरिमेंट्स में समटाइम्स इस तरह के प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं जिससे किसी को कोई फिजिकल इंजरी होती है, जैसे आप इलेक्ट्रिक शॉक्स यूज करते हैं, ये इस तरह का कोई भी जिससे आपको लगता है कि वो कोई फिजिकल इंजरी काज करेगी। सोशल इंजरी, लोगों का जो एक सोशल इमेज है, जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, इम्प्रेशन है, क्या वो उसके लिए, वो रिसर्च जो है उसके लिए कोई थ्रेट तो क्रिएट नहीं करेगी। सोशल इंजरी, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस, या कोई ऐसी रिसर्च जिसकी वजह से आप जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएं या वो इमोशनली एक्सप्लॉइट हो जाए। तो ऐसी कोई भी रिसर्च जो फिजिकली या साइकोलॉजिकली लोगों को डिस्टर्ब करती है, उसको हम रिस्क कहते हैं। आप एक स्टडी कंडक्ट करते हैं और आप वो जो स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं उसके, जब आप वो कंडक्ट करते हैं तो जो लोग हैं उससे रेलेवेंट, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके रिसर्च पार्टिसिपेंट्स फॉर एग्जांपल, तो आप देखते हैं कि उससे कोई उनमें इमोशनल डिस्ट्रेस तो नहीं क्रिएट हो रही, उनको कोई फिजिकल हार्म तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको हम रिस्क कहते हैं। रिस्क मस्ट बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स एवरीडे एक्टिविटीज, देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड कैपेबिलिटीज। हम जब बात करते हैं कि लोगों की जो डेली लाइफ की फंक्शनिंग है वो तो नहीं डिस्टर्ब होगी जिससे उनको कोई फिजिकल, जो मेंटल हेल्थ है, उनकी फिजिकल जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उस पर इफेक्ट तो नहीं होगा। उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उनकी वर्किंग कैपेबिलिटीज हैं, वो तो नहीं डिस्टर्ब होंगी। तो ये सारी चीज़ें, हम ये सारे जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, यानी ओवरऑल एक इंडिविजुअल की आप लाइफ को देखते हैं, उसकी हेल्थ को देखते हैं, उसकी फिजिकल मेंटल हेल्थ, उसका जो लाइफस्टाइल है, कि जिस तरह से उसकी रूटीन है, आपको कहीं लगता तो नहीं है कि इस रिसर्च की वजह से इस तरह का कोई सोशल इंजरी होगी तो उस इंडिविजुअल की सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल रिसर्च है, आप अगर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देखते हैं, एक क्लास में को स्टडी करते हैं, और अगर आपको लगे कि वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट होगी, तो लोग तो क्या कहेंगे फिर? लोग कहेंगे कि इसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उस पर्सन को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी वजह से जो उस इंडिविजुअल का सोसाइटी में सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, जिसके बारे में लोगों को पता चल जाएगा कि ये रिसर्च से कंफर्म हो गया, इसको तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अब ये वैसे तो बहुत सिंपल रिसर्च है कि आप एक क्वेश्चन एडमिनिस्टर करते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को मेजर करता है, तो पता चल जाता है कि इसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये रिसर्च आप जो कंडक्ट करें, इसकी फाइंडिंग्स जो है, इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे इंश्योर करेंगे? आप एनोनिमिटी कैसे इंश्योर करेंगे? नहीं कर सकते। और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो जाएगी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस हद तक उस इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जिस जो लेबल हो जाए सोसाइटी में कि ये तो एहसास कमतरी का मरीज है। तो इसलिए हम इन सारे मेरिट्स पे देखते हैं कि किसी के लिए कोई फिजिकली प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो रिसर्च की वजह से, रिसर्च के प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करने से, और साइकोलॉजिकली भी उनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फिर हम देखते हैं मिनिमल रिस्क। अ स्टडी इज डिस्क्राइब, तो जब हम बात करते हैं डिटर्मिनिंग रिस्क की, तो रिसर्चर इज ओब्लाइज्ड टू प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस, इंक्लूडिंग व्हेन पॉसिबल स्ट्रेस दैट माइट rise due to the participants' misconceptions about the psychological task। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि समटाइम्स उनके पास, जैसे हम ऐसी रिसर्च है जिसमें डिसेप्शन यूज करते हैं, तो समटाइम्स हमारे पार्टिसिपेंट्स के पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी पार्टिसिपेंट से इन्फॉर्मेशन ली है, ओपिनियन लिया है पर्सनैलिटी से रिलेटेड, और वो इंडिविजुअल बाद में डिस्टर्ब हो जाए कि मेरी तो बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मेरे पर्सनल सीक्रेट्स जो है ना, वो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनके पास चली गई, या उसके माइंड में ये चला जाए कि मैं तो साइकोलॉजिस्ट जो थे उनके साथ रिसर्च में पार्टिसिपेट किया, तो वो तो सब कुछ उन्हें पता चल गया होगा। तो ये रिसर्चर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीज़ों को भी क्लियर करें
अपने पार्टिसिपेंट्स को बताएं कि ये रिसर्च थी, इससे रिलेटेड थी, उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें रिसर्च के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएं कि इसका पर्पस ये है, आप एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है और इसका ये फ़ायदा है, बजाय इसके कि उनकी एक मिसपरसेप्शन बन जाए और उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनिंग रिस्क में। फिर हम कहते हैं मिनिमल रिस्क। वो क्या होता है मिनिमल रिस्क? वो ये है कि अगर तो आपको लगता है कि रिसर्च से इस हद तक ही पार्टिसिपेंट्स पे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आएगा जितना वो डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते रहते हैं अक्सर। जैसे स्टडी इज डिस्क्राइब्ड एज involving minimal risk when the procedures or activities in the study are similar to those experienced by participants in their everyday life. अगर तो आपके जो रिसर्च के प्रोसीजर हैं वो उससे इतने क्लोज हैं डेली लाइफ में, जो लोग डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, इवन हम डेली लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं, हम स्ट्रेस एब्जॉर्ब करते हैं, उससे कोप करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि कोई इससे इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं जो आपको लगता है कि इस पे वैसे ही सोसाइटी में डिस्कशन होती है, तो उसका मतलब उसमें कोई रिस्क तो इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड लोगों का ओपिनियन स्टडी कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसी रिसर्च तो नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है कि जिसकी वजह से में कोई रिस्क हो, तो एक मिनिमल रिस्क है। डेली लाइफ में भी लोग जब बैठते हैं तो वो उनकी यही इस तरह की वो डिस्कशंस में इन्वॉल्व रहते हैं, लोग डिबेट्स करते हैं इन चीज़ों पे, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज पे, पॉलिटिकल पार्टीज की परफॉर्मेंस पे, तो ये कोई इतना, तो आप देखते हैं कि क्या उस मिनिमल रिस्क ये है कि उसमें इतना ही रिस्क इन्वॉल्व हो जितना डेली लाइफ में लोग अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। मिनिमल रिस्क मीन्स दैट the harm or discomfort participants may experience in the research is not greater than what they might experience in their daily lives or during routine physical or psychological tests। या आप देखते हैं कि फिजिकल टेस्ट, जैसे आप देखते हैं कि आप उनके डिफरेंट मेडिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं, डिफरेंट टेस्टिंग होती है, आप ब्लड के सैंपल्स देते हैं और इस तरह डिफरेंट मेडिकल प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं आप, या आप हम डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है, टेस्टिंग जो है, उससे समथिंग उसको हम फेस करते हैं, जैसे लोग फोर्सेस में जाके टेस्ट देते हैं। तो अगर तो ये जो साइकोलॉजिकल उनके टेस्ट होते हैं, जो उनकी फिजिकल टेस्टिंग होती है, आप देखें जब भी किसी को कोई डिजीज होता है तो वो उसके लिए डायग्नोसिस के एक प्रोसीजर से गुजरते हैं, उसमें मल्टीपल टेस्टिंग टाइप की टेस्टिंग होती है, उनके डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। तो वो इस तरह के प्रोसीजर्स तो हम डेली लाइफ में उनसे ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं, तो उससे इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको लगता है, बहुत आसान लफ्ज़ों में, कि अगर आपको लगता है कि रिसर्च जब आप करेंगे तो लोगों की लाइफ में कोई मेजर चेंज नहीं आएगा, वो ऐसे ही एक्सपीरियंस करेंगे, उतना ही स्ट्रेस या उतना ही उसी तरह का उनका एक्सपीरियंस होगा जैसे डेली लाइफ में उनका होता है रूटीन लाइफ में, तो फिर वो उस रिसर्च को हम करेंगे कि ये मिनिमल रिस्क है। डीलिंग विद रिस्क, अब ये तो हमें पता चल गया कि रिस्क क्या है और रिस्क किस तरह से काज हो सकता है, और मिनिमल रिस्क किसे कहते हैं, कम से कम रिस्क क्या हो सकता है। इसमें इम्पोर्टेंट है, प्रॉब्लम तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, यानी जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें किस किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, उसको उसका सॉल्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करना है, जैसे डीलिंग विद रिस्क, वेदर एट रिस्क और एट मिनिमल रिस्क, at a greater risk or at minimal risk, research participants must be protected. More safeguards are needed as risk becomes greater. आप चाहे जो भी क्लेम करें कि जी इसमें तो मिनिमल रिस्क इन्वॉल्व, इसमें तो इतना रिस्क इन्वॉल्व नहीं, ये रूटीन के मैटर्स हैं, ऐसे तो रोज होता रहता है, चाहे ये आप कहें और चाहे आप कहें कि वाकई इसमें तो वाकई बहुत रिस्क था जो हमने रिसर्च की, लोगों के लिए सोशल इंजरी हो सकती थी। जितना बड़ा रिस्क होगा, जितना ग्रेटर रिस्क इन्वॉल्व होगा, इतने ज़्यादा आप सेफ गार्ड या प्रोटेक्टिव मेजर्स लेंगे अपने पार्टिसिपेंट्स जो हैं, अपने पार्टिसिपेंट्स को
अपने पार्टिसिपेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन रिस्क है, वो जो पोटेंशियल रिस्क है, उसमें हम करते क्या हैं, टू प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम सोशल रिस्क, इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड शुड बी एनोनिमस, और इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ देयर इंफॉर्मेशन शुड बी मेंटेन। एक सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है, बेस्ट ये है कि एनोनिमिटी हो, एनोनिमस इंफॉर्मेशन रहे। यानी जो लोगों की आइडेंटिटी है, जैसे नेम, अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसमें नेम ही मेंशन नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल है, आउट ऑफ पॉसिबिलिटी है कि आप उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकें। जब आपके पास एक डाटा सेट, फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 पार्टिसिपेंट्स का डाटा है, जब उनके ऊपर नेम ही मेंशन नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा। जब वो हम उन्हें शफल कर देंगे तो किसी को भी, इवन रिसर्चर को भी नहीं पता होगा जो रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन है किस पार्टिसिपेंट का है, क्योंकि हम रिसर्च में मोस्टली हमें नेम्स की इतनी जो है हमारे रेलिवेंस नहीं होती हमारी रिसर्च से, तो हम दूसरी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जेंडर, एज, एजुकेशन, या जो भी हमारी रिसर्च से रेलेवेंट हो। लेकिन आप उनकी जो ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है कि ये इस पर्सन ने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो हम उसको एनोनिमिटी, उसको एनोनिमस रखते हैं। और समटाइम्स अगर आपको लगता है कि एनोनिमिटी नहीं इंश्योर हो सकती, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च में, जैसे हम क्वांटिटेटिव में तो हंड्रेड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स से लेते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स से, लेकिन अगर क्वालिटेटिव में आपने 5, 8, 9 पार्टिसिपेंट्स से इंटरव्यूज किए तो ऑब्वियसली इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको पता होगा कौन सा इंटरव्यू किससे किया है, किसने क्या बताया था, ये आप मेमोराइज भी कर सकते हैं, आपको याद भी रहेगा। तो उस केस में हम एनोनिमिटी तो इंश्योर नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता था कि किस पार्टिसिपेंट ने डाटा प्रोवाइड किया। तो फिर हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपने वो इंफॉर्मेशन कभी भी किसी भी इरेलेवेंट पर्सन के पास नहीं जानी चाहिए, किसी से शेयर नहीं होनी चाहिए। और जब आप उस पर रिसर्च की फाइंडिंग्स, रिजल्ट्स कंक्लूड कर लेते हैं तो बेहतर है कि आप उस इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर दें, उसको डिस्कार्ड कर दें ताकि वो किसी इरेलेवेंट पर्सन तक ना पहुंच सके। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट रिसर्च पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम सोशल इंजरी, डाटा कलेक्शन शुड keep participants' responses anonymous by asking participants not to use their names और एनी अदर आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन। जो मैंने आपको बताया कि आप पार्टिसिपेंट से उनके नाम ना पूछें, उनके एड्रेसेस ना लें, ताकि आपको पता ना चले, ताकि वो एनोनिमस रह सके, तो उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। और अगर एनोनिमिटी नहीं रह सकती, देन मेक श्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हेन दिस इज नॉट पॉसिबल, researchers should keep participants' responses confidential by remaining any identifying information from their records. तो आप क्या करते हैं कि by removing any identifying information from their, तो जब आपके पास अब डाटा आ गए और आपके पास सारों के नेम थे, तो आप जो नेम्स हैं इरेज कर दें उन्हें, या वो जो नेम्स हैं आप नेम्स को वहां से, वो जो इंफॉर्मेशन है उसको वहां से खत्म कर दें, उस इंफॉर्मेशन को वेस्ट कर दें। यानी किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि ये किसकी इंफॉर्मेशन थी। तो तब हम कहेंगे कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी को आपने इंश्योर किया, कॉन्फिडेंशियल रखी इंफॉर्मेशन, यानी किसी इरेलेवेंट पर्सन तक नहीं पहुंचने के तमाम चांसेस, या किसी पर्सन के, किसी इरेलेवेंट पर्सन के जानने के चांसेस इंफॉर्मेशन के बारे में, वो सारे आपने खत्म कर दिए। तो हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। When information supplied by participant is particularly sensitive, code numbers can be randomly assigned to participants at the beginning of a study. Only these numbers need appear on participant response sheets. Names are linked with the code numbers on a master list, and access to this list is restricted by keeping it under lock and key. Making sure participant responses are anonymous or confidential can also benefit the researcher if this leads participants to be honest and open when responding. तो अगर आप एनोनिमिटी इंश्योर करना चाहते हैं तो एक उसका बहुत ज़बरदस्त मेथड ये है
कि आप लोगों के एक्चुअल नेम से डाटा ना लें। अगर आपने एक लिस्ट कंपाइल कर ली है तो एक्चुअल नेम से डाटा लेने की जगह आप ये करें कि उनकी कोडिंग कर लें। ये आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने रैंडमली असाइनिंग कोड नंबर्स बिफोर डाटा कलेक्शन। तो आप डाटा कलेक्शन से पहले ये आप देखें जो डिफरेंट नेम्स हैं आपने उन्हें रैंडमली असाइन कोड रैंडमली असाइन कर लिए। ये आप देख सकते हैं कि ये जैसे देखें ये सीरियल नंबर है और ये नेम है और ये हमने इनको कोड्स असाइन कर दिए हैं। जैसे ये देखें ये नेम है, ये उम्मे हबीबा UH, U फॉर उम्मे, H फॉर हबीबा UH, उम्मे हबीबा UH 30। अब सीरियल नंबर में 31 है, आपने इसको कोई भी कोड दे दिया। जैसे आपने देखा हफ्सा अनम HA 50। तो इस तरह से आपने इन सबको कोड्स अब देखें। अब जब ये क्वेश्चन है जब जो है ये देखें रैंडमली असाइनिंग कोड नंबर्स बिफोर डाटा कलेक्शन, तो ये आपने रैंडमली असाइन कर दिए कोड नंबर। ये आपने उम्मे हबीबा की जगह उसके जो फॉर्म है उस पर लिखा होगा UH 30। ये मास्टर लिस्ट है, ये सिर्फ रिसर्चर के पास होगी और किसी को नहीं पता चलेगा कि ये जो UH 30 है ये किसका क्वेश्चन था। इसके अलावा भी आप देखिए यहाँ पे नेम भी मेंशन नहीं किया हुआ, डायरेक्ट जेंडर से स्टार्ट किए। तो साइनिंग कोड टू स्केल, जब ये आपके पास डाटा कलेक्ट होके आता है तो ये रिसर्चर को जस्ट इंफॉर्मेशन है कि UH 30 मीन्स दिस इज स्केल ऑफ उम्मे हबीबा। तो आप इस तरह से कोडिंग कर देते हैं, रैंडमली कोई कोड्स असाइन कर देते हैं। और वो जो कोड्स देखें आप ये यूनिक भी हैं, आप इसके देखें 10, 80, 50, 90, 17 के साथ ये मेंशन किए हुए। और ये SI, इसके बाद देखते हैं HARAAN तो इस तरह से हम ये कोड्स असाइन कर देते हैं अपने क्वेश्चनर के ऊपर ताकि उनकी एनोनिमिटी को इंश्योर किया जा सके। जनरल फॉर्मेट ऑफ स्केल्स यूज फॉर डाटा कलेक्शन, आप यहाँ पे देखते हैं ये हमने एनोनिमिटी के लिए 2 चेक्स लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, एक है ये देखें आपके सामने, एक हमने UH 30, एक तो हमने कोडिंग कर दी यानी यहाँ। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात देखें आप कि हमने नेम ही नहीं लिखा। ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट जेंडर से स्टार्ट होती है उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये जेंडर, उसके बाद एज, फैमिली सिस्टम। तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर ये आपने देखा कि ये एनोनिमिटी है और देखें कि हमने कोड असाइन कर दिया और यहाँ पे नेम वगैरह नहीं पूछा। और कॉन्फिडेंशियलिटी देखें, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है द ऑब्टेन्ड इंफॉर्मेशन विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल एंड वुड टोटली बी यूज्ड फॉर द रिसर्च पर्पस। योर पार्टिसिपेशन इज हाईली अप्रिशिएटेड। तो आपने क्लियरली मेंशन कर दिया कि ये कॉन्फिडेंशियल रहेगी, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको बाद में आप इंश्योर भी करेंगे। तो इस तरह से हम एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करते हैं कि हमने देखें यहाँ पे नेम मेंशन नहीं किए और कोडिंग की, तो ये एनोनिमिटी है कि उस पार्टिसिपेंट की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं किया हमने। एंड एनोनिमिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्सेज बाय असाइनिंग कोड एंड हाइडिंग आइडेंटिटी लाइक नेम, हाइड कर दिया। और सेकंड है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपने इंश्योर की है कि इट वुड रिमेन कॉन्फिडेंशियल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।